प्रैक्टिस बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है ना। लिखते रहने की प्रैक्टिस टाइम टू टाइम करनी है, ठीक है। साइंस का जो स्पीड ट्रैक क्लासेस है वो मेंस में जो बैठ रहे हैं उनके लिए अलग से होगा, तो वहाँ पे हम फ्रेमिंग बताएंगे क्वेश्चंस, ठीक है। लेकिन अभी जो जो क्लासेस है इसमें आपको बायोलॉजी को समझ लेना है ना। क्वेश्चन लिखिए, प्राणी जगत को संक्षेप में समझाएं। एक्सप्लेन द एनिमल किंगडम इन ब्रीफ। एक्सप्लेन द एनिमल किंगडम इन ब्रीफ। 10 मार्क्स। शुरू हो जाइए। 10 मार्क्स, 10 मिनट्स। आप कॉपी पलट भी सकते हैं, ये भी आपको हम दे रहे हैं, आप कॉपी पलट सकते हैं। नंदन लेट हो गए। संदीप और नंदन कहाँ चले गए थे? आइए आइए। क्वेश्चन है, प्राणी जगत को संक्षेप में समझाएं। 10 मार्क्स। आप कॉपी को पलट के देख सकते हैं। हम अभी इस क्वेश्चन में फ्रेम चेक करेंगे आपका, आप कैसे लिख रहे हैं। अगर अगला पीटी बैठ रहे हैं और अभी से मेंस के लेवल की तैयारी करिएगा, पीटी जरूर निकलेगा। स्टार्ट करिए। प्राणी जगत को संक्षेप में समझाएं। 10 मार्क्स। एक्सप्लेन द एनिमल किंगडम इन ब्रीफ। 10 मार्क्स। टाइम स्टार्ट्स नाउ। सवाल है, प्राणी जगत को संक्षेप में समझाएं। 10 मार्क्स। जल्दी। जो लेट आए हैं सवाल सुनिए। प्राणी जगत को संक्षेप में समझाएं। 10 नंबर। 10 मिनट। आप कॉपी पलट के देख सकते हैं, जो भी नोट्स आपने क्लास में
थोड़ा मोड़ा पॉइंट्स नोट डाउन किया है। पाँच मिनट और है। प्रतिमा, क्वेश्चन है प्राणी जगत को संक्षेप में समझाएं। 10 मार्क्स और सिर्फ 1 से 2 मिनट बचा है, तो आप ये बाद में लिख के दिखाएंगी।
2 मिनट और। एक मिनट और। समय समाप्त। अच्छा, हम प्राणी बोल दिए थे, पशु जगत बोलना था। एनिमल किंगडम इंग्लिश वाले तो ठीक लिखे हैं ना यार, चलो कोई नहीं, ठीक है। कल लिखा हुआ मिलना चाहिए एनिमल किंगडम, देखते हैं क्या लिखे हो तुम लोग। मैम अभी 2 मिनट। हाँ तो 2 मिनट, अब क्या कर सकते, इतना लिख लिए, बहुत अच्छा है। 10 लाख से भी ज़्यादा धरती पे प्राणी मिलते हैं, बहुत अच्छा, तब भी नहीं लिख पाए। हाँ चलो, क्वेश्चन सही समझा तुमने, चलो ठीक है। कहाँ, अब क्या, फ़ोन यूज़ करने के लिए थोड़ी बोला गया था। वाह, नोट्स में आपने क्या लिखा है, ये समझाने के लिए कि जो यहाँ पढ़ा रहे होते हैं आप सुन तो लेते हैं, लेकिन फिर क्या होता है, सुन लिए गायब। स्लाइड्स भी मिल गया, स्लाइड्स मिला है ना आप लोग को, हाँ मिल गया है, तो स्लाइड्स भी मिला है तो उसको एक बार जाके पलटते हैं, देखते हैं आप लोग। चलिए कुछ तो लिखे हैं, गुड। बाप रे, इतना खतरनाक डायग्राम नहीं, उतना खतरनाक नहीं बनाना है, सिंपल वाला कंपैरिजन दोनों होना चाहिए, ठीक है।
अरे बाप रे, इतना डिटेल, बहुत बढ़िया। यहाँ से, अरे बाप रे, बहुत अच्छा, मार्जिन भी छोड़े हैं आप, बढ़िया। दिनेश की कॉपी देखिएगा एक बार, ठीक है ना। यहाँ पे मिस हो गया कि दोनों का कंपेयर करना था, और अगल बगल बनाने की कोशिश करिएगा, या फिर ऊपर नीचे ही सही, क्योंकि जगह तो नहीं होगा ना, वो चौड़ा होगा तो कंपेयर करने के लिए आसानी होगा, है ना। चलिए, मतलब क्वेश्चन, हाँ, नंदन डार्क पेन यूज़ करना है, ठीक है, बढ़िया। पलटी, ठीक है। नोट्स नहीं है, नोट्स बनाना होता है, आप समझिए। मेरे पास तो पूरा नोट्स पड़ा हुआ है, हम ला के आपको दे देंगे, और आपको हम गारंटी देते हैं कि आप लोग में से कोई भी उसको खोल के नहीं पढ़ने वाले। खोल के पढ़े भी सब ऊपर से पार हो जाएगा। कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको हम कीवर्ड्स देंगे, कीवर्ड्स आपको वो लिखना है, ताकि आपका मेंस का क्वेश्चन का आंसर बाकियों से अलग हो। अब एक ही साथ 50 कॉपी में सेम लिखा हुआ हो। हम आपको ट्रेन कर रहे हैं कि आप अपना दिमाग को ट्रेन करिए कि कहीं से भी क्वेश्चन आए ना तो आप उसमें लिख सकें, क्वेश्चन को फ्रेम करने सीखिए। कॉलेज नहीं है, कॉलेज में नोट्स दिया जाता है, कॉलेज में भी नोट्स नहीं दिया जाता, स्कूल तक दिया जाता है। समझिए इस चीज़ को। अधिकारी बनना है, कोई भी चीज़ है उसको आपको संक्षेप में, ब्रीफ में एक्सप्लेन करना है, समझ रहे हैं। अगर आपको वास्तविकता से थोड़ा परिचय करा दें, अगर आप इतना भी नहीं कर पा रहे ना, तो आप फिर से सोचिए कि आप स्टार्ट क्यों किए थे। हम ये नहीं कह रहे कि आप लायक नहीं हैं अधिकारी बनने के, आप कोशिश नहीं कर रहे हैं, हम ये आपको बताना चाह रहे हैं। एंड दिस इज़ द पार्ट ऑफ ट्रेनिंग। हमको आपको आपकी कमी बताने के लिए यहाँ पे अपॉइंट किया गया है। बात को समझिए, नहीं तो हम, मेरे लिए तो बहुत अच्छा है, नोट्स लाना है पढ़ देंगे, बोलिए वो चाहिए तो हम कर सकते हैं। नहीं, कुछ भी समझ नहीं आएगा, हम आएंगे सीधे नोट्स लिखाना चालू कर देंगे। डू यू वांट दैट? अभी तक से जितना क्लैरिटी हुआ है आपको जीव जगत का, या जो भी बायो में अभी तक पढ़े, कितने लोगों को समझ में आया है? समझ में कितने लोगों को आया? पढ़ रहे हैं और समझ रहे हैं, अब सब मजबूरी में हाथ उठा रहे हैं। ठीक है, मतलब आपको पहली बार लग रहा है ना कि भाई हाँ, जीव और ऑर्गेनिज्म क्या होता है, कैसा होता है। हम यहाँ पे देख रहे हैं कि नॉन बायोलॉजी के बच्चे बहुत इंटरेस्ट ले रहे हैं, आके मेरे से क्वेश्चन भी पूछते हैं, डिस्कस भी करते हैं। तो दिस मीन्स यू आर टेकिंग इंटरेस्ट, और ये होना चाहिए, एक बेसिक इंटरेस्ट होना चाहिए हर एक सब्जेक्ट को समझने के लिए। वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है उस सब्जेक्ट को पकड़ने के लिए। अगर आपको इंटरेस्ट नहीं आ रहा है तो आप बाकी सब्जेक्ट्स को मजबूत करिए, फिर ये क्लास आपके लिए फ़ायदा नहीं है। क्यों आप 1.5 घंटा अपना बर्बाद करेंगे? ठीक है। और क्यों नहीं समझ में आ रहा है? 2 कारण हो सकते हैं। एक, या तो आप सही में लायक नहीं हैं, दूसरा आप मेहनत नहीं कर रहे हैं। कड़वी सच्चाई यही है, आपको सीट नहीं मिलने वाला। 7,000 लोग क्वालिफाई किए हैं, अभी मिल जाएगा, और 333 सीट है, 300-400 सीट है ना जी, जितना भी है लगभग 400 मान के चलते, चलिए हो जाएगा सबका। 7,000 लोग जो गए हैं, अगर वो लैक्स चले ना और मजाक में लिए ना, तो फिर से आप तैयारी फिर से शुरू करना होगा। अपने आप को हल्का में मत लीजिए, नहीं तो ज़िंदगी आपको हल्का में लेगी। फिर तैयारी ही करते रह जाइएगा, साल 2 साल 5 साल। अरे अगर आपका 2-2 नंबर से छूट रहा है तो ये क्लासेस के बाद कॉन्सेप्ट क्लैरिटी रहेगा कि हाँ भाई, ये आपका वो जो क्वेश्चंस दिए थे, बटरफ्लाई और स्नेक या फिर चिड़िया, ये सब में क्या अंतर है, कौन ऑड वन आउट है, ये सब क्लैरिटी कैसे आएगा? आप जब डीप में सब चीज़ को समझ जाएंगे तो कुछ एग्ज़ाम तक आपका ऊपरी हिस्सा बचेगा, सुपरफिशियल जो बचा रहेगा उससे ही आप क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिएगा। अगर हम आपको छोटा टारगेट देंगे कि हाँ इतना ही आता है, ऐसे ही आता है, डायरेक्ट पढ़ लो, बिना सब्जेक्ट को समझे हो, सुपरफिशियली, जैसे व्हाट इज़ विटामिन, व्हाट इज़ कार्बोहाइड्रेट, अगर हम उसके तह तक नहीं जाएंगे, ऊपर समझेंगे, तो एग्ज़ाम में उससे भी ऊपर ही आपको याद रहेगा। बात को समझिए, आपको गहराई से पढ़ाया जा रहा है,
फिजिक्स भी पढ़ रहे हैं ना, गहराई से पढ़ रहे ना, इतना गहराई से पढ़े थे, पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं? एग्जाम तक पहुंचते पहुंचते वो और आधा हो जाएगा। अब आप देख लीजिए, आपका 32 GB मेमोरी है कि 128 है कि 512 है। ठीक है, प्लीज़ बी सीरियस। ठीक, आपका होमवर्क है, कल हम आते के साथ सबसे पहले चेक करेंगे, और प्लीज़ लेट मत आइए। आप लोग में से 10, 15, 20 मिनट लोग लेट आए हैं, है ना? आप लेट होंगे, आपके लिए वो नुकसान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिर से लिखिए हिंदी वाले, पशु जगत का संक्षेप में विवरण दें। पशु जगत का संक्षेप में विवरण दें। इंग्लिश वाले वही, एक्सप्लेन द एनिमल किंगडम, 10 मार्क्स का है, ये लिख के लाइएगा और 10 मार्क्स के लिए लिखिए। जितना शाम दाम दंड भेद सब लगा दीजिए शाम में, इसमें सिर्फ आधा घंटा लगेगा। हम आपसे सिर्फ आधा घंटा मांग रहे हैं इस क्लास के अलावा। जस्ट इतना लिख के लाइए, और कल दैट विल बी द फर्स्ट थिंग आई विल चेक इन योर कॉपी। ओके, चलिए, अभी तक हम लोग क्या पढ़े हैं? एनिमल किंगडम में हम लोग क्या पढ़े हैं कि हम लोग देखें, जो जानवर होते हैं कुछ रीढ़ की हड्डी वाले होते हैं और कुछ बिना रीढ़ की हड्डी वाले होते हैं, कॉर्डेट्स और नॉन कॉर्डेट्स। ठीक है, मेरुदंड देखेंगे तो किसका मेरुदंड निचले हिस्से में होता है? नॉन कॉर्डेट्स का। मेरुदंड डॉर्सल रीजन में प्रेजेंट है, किसका है? कॉर्डेट्स का। दोनों का मेरुदंड में क्या अंतर है? नॉन कॉर्डेट्स में सॉलिड होता है और ट्यूब लाइक होता है। वाह, बहुत बढ़िया, वेरी गुड मदन। तो ये हम लोग देख लिए, है ना? मेरुदंड के कैसा होता है, दोनों में अंतर है, लेकिन समानता हम लोग क्या देखते हैं, किसके चलते अंतर है? तो नोटोकॉर्ड के चलते हैं। नोटोकॉर्ड क्या होता है? पृष्ठ, क्या? पृष्ठ रज्जु। दो जानवरों के क्लासिफिकेशन है, जिसमें पृष्ठ रज्जु प्रेजेंट होता है और जिसमें पृष्ठ रज्जु नहीं होता है। कभी भी नहीं होता है, मतलब पैदा भी हुआ होगा तो एम्ब्रायो कंडीशन में भी नहीं हुआ होगा। आप जब पैदा, मतलब आप पेट में थे तो आपके पास भी मछलियों जैसा गिल्स था, है ना? और जब बाहर आप आए 9 महीना का अंतराल में, आप पूरा वो सारा सीक्वेंस, आप पहले एक मोनेरा जैसे भी थे, सोचिए, प्रोटिस्टा जैसे भी थे आप। ये जितना भी इवोल्यूशन हुआ है, मनुष्य उस इवोल्यूशन से गुजरता है पूरे 9 महीने में। तो धरती पे जीवन कैसे बना, उसका बहुत बेहतरीन स्टडी जो किया गया है, वो कब किया जा रहा है? आप जब वो 9 महीने का अंतराल है ना, उसमें बच्चा कैसे डेवलप होता है, वो कभी एक कोशिकीय था। आप कभी पहला दिन जो आपका था, आप जो 9 महीना पेट में गुजारे, पहला दिन आप एक कोशिकीय थे, यूकैरियोट थे आप। यूकैरियोटिक सेल है ना, यूकैरियोट थे आप, प्रोकैरियोट नहीं हो सकते। केंद्रक था, है ना? तो यूकैरियोटिक सेल थे आप, एक सेल के थे। ठीक है, और एक सेल से 2 सेल 3 सेल कैसे डिवाइड किया, इसकी पूरी पढ़ाई है। इसको डेवलपमेंटल बायोलॉजी बोलते हैं। ठीक है, और ये पीजी में एक पूरे सेमेस्टर में पढ़ाया जाता है। ऑब्वियसली हम लोग पढ़े हैं उसको। कैसे होता है एक नवजात शिशु, फिर बड़ा कितना होता है, या फिर जब पेट में हो रहा है फीटस कैसे ग्रो कर रहा है। आपको एक मज़ेदार बात बताते हैं, अगर आप मछली का फीटस निकाल के एक प्लेट में रख दीजिए, ह्यूमन का भी फीटस जब वो पेट में है, निकालिएगा मत, केस हो जाएगा। मान लीजिए किसी कारण से अगर मिसकैरेज हो जाता है, तो हॉस्पिटल्स क्या करते हैं, जो डिस्कार्डेड बेबी होता है उसको निकाल के रख लेते हैं और कॉलेजेस में दे देते हैं, ताकि वहाँ पे उसकी पढ़ाई की जाए। हम लोग के भी जूलॉजी विभाग में छोटे छोटे बॉटल्स में फीटस के डिफरेंट स्टेज, 1 महीने का, 2 महीने का, ऐसे जार्स में फार्मलिन में भर के रखा हुआ है। ठीक है, और उसको हम लोग देखते हैं, उसको हम लोग स्टडी करते हैं। यही काम होता है जीव वैज्ञानिक लोग का, जीव विज्ञान पढ़ने वालों का यही काम है। तो अगर आप 1 से 1 सप्ताह जब हुआ है, अगर आप मछली का आप फीटस निकालिएगा,
ह्यूमन कोई गर्भवती महिला एक वीक का जैसी हुई है, उसका अगर मान ली मिस कैरेज हो गया, वो निकाल के रखिएगा और 2-4 जानवर का निकाल के सामने रख दीजिएगा, आप बता नहीं पाइएगा उसमें से कौन मनुष्य का फीटस है, और सबका लगभग सेम साइज होता है, समझे। तो अगर इसको जानना है, देखना है, तो हम एक कल पिक्चर लाएंगे, आप देखिएगा, बताइएगा कौन सा है ह्यूमन का, ठीक है। तो फिर सोचिए बाद में, मतलब 1-2 सप्ताह बाद में आपका बहुत सारा ऑर्गन्स डेवलप होने लगता है, आइज़, ब्रेन बाद में आता है। इसीलिए 9 मंथ्स जो होता है गर्भवती महिलाओं का बहुत ख्याल रखा जाता है। और अगर उस टाइम वो कुछ अनशन खा ली या इवन शैम्पू लगा ली या सेंट लगा ली, ये सबसे भी तकलीफ़ होती है। हम ये पढ़ेंगे हम लोग हॉर्मोन्स में। आप देखिए हमारी मम्मी लोग, आप सबकी मम्मी होंगी उम्मीद करते हैं, तो आप लोग मम्मी कैसे भी अपना काम कर रही होती है, हम लोग जाके एकदम गले लग लेते हैं, मम्मी मम्मी हम लोग करते हैं कि नहीं करते हैं, अपनी माँ से प्रेम दिखाते हैं। कभी भी आपको लगा कि आपकी माता से कभी आपको दुर्गंध महसूस हुआ? ऐसा कभी नहीं लगा होगा, जबकि वो पसीने में काम कर रही होगी तब भी। ऐसा क्यों हुआ है पता है? हम लोग की माता है ना, परफ्यूम नहीं लगाती थी, परफ्यूम उतना बिकता भी नहीं था, ठीक है। और क्या होता है, बॉडी से एक हार्मोन निकलता है जिसको बोलते हैं फेरोमोन्स। हम कहाँ जा रहे हैं, ये क्वेश्चन था CGL में आया हुआ था, ठीक है। फेरोमोन्स, व्हाट आर फेरोमोन्स, ठीक है। ये एक हार्मोन होता है जो स्मेल के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, फेरोमोन्स, ठीक है। शरीर के गंध जो होते हैं फेरोमोन्स, ठीक है। हार्मोन में हम लोग इसकी चर्चा करेंगे। तो ये फेरोमोन, जैसे माँ हम लोग को क्या, जब जैसे ही बच्चा पैदा होता है उसको दूध पिलाती है तो फेरोमोन्स रिलीज होता है और वो बच्चा माँ का गंध को बहुत अटैचमेंट हो जाता है उसकी माँ, और उससे बॉन्डिंग होती है, इसलिए वो माँ को खोजता है। लेकिन आजकल की लड़की लोग पूरा स्प्रे मार लेगी, बच्चा का क्या बॉन्डिंग होगा, परफ्यूम बॉटल से, माँ से नहीं होगा, इसलिए वो माँ से प्रेम नहीं करेगा, समझे। ये चीज़ होता है। शैम्पू, उसमें बहुत सारे कृत्रिम क्या बोलते हैं, केमिकल्स हैं, उससे भी बच्चे पे प्रभाव पड़ता है, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, आफ्टर प्रेगनेंसी ऑल्सो। तो ये सारी चीज़ें होती है और ये सब हम लोग के ट्रेडिशनल साइंसेज में भी था। आप सेक्शन ई में देखिएगा, सेक्शन ई जो है आपका, उसमें बायोटेक और कुछ चीज़ें हैं, हेल्थ केयर और ये सब में, इसमें आप लोग को हम डील करेंगे क्वेश्चंस कुछ, है ना। उसको आंसर को कैसे आप इन्हांस कर सकते हैं, सोसाइटी से कैसे जोड़ सकते हैं। साइंस को साइंस जैसा नहीं पढ़ेंगे, उसको सोसाइटी से जोड़ के देखेंगे, तो तब आप अधिकारी कहलाएंगे। जैसे कि अगर हम ये जो आपको जितने भी ऑर्गेनिज्म दिखा रहे हैं, इसको सोसाइटी से जोड़िए ना। एल्गी क्यों है, तो एल्गी भाई मेडिकल्स में काम आता है, मॉलिक्यूलर टूल्स में काम आता है, DNA RNA सेपरेट करने के लिए काम आता है, टूथपेस्ट में डाला जाता है। तो ये सब आपको मालूम जानकारी रहेगी तब ना, ये तो NCERT में नहीं लिखा हुआ है, इसीलिए इसको जोड़ के देखिए, ठीक है ना। तो हम लोग चर्चा करेंगे, प्रारूप आपको बता दे रहे हैं, और हम 2 दिन बाद कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करवाएंगे आप लोग को, ठीक है। सीधे क्वेश्चंस रहेगा, हाफ एन आवर का हम लोग वो प्रैक्टिस करेंगे और देखते हैं आप लोग कितना सही करते हैं। अभी तक जितना पढ़ाया गया, मतलब 2 दिन बाद इसलिए ताकि 2 दिन में हम लोग ये ख़त्म कर दें पहला सेक्शन पूरा। उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस आए हैं हम उसको लेके आएंगे। दैट क्वेश्चन बैंक विल कंसिस्ट ऑफ SSC, CGL, JPSC, BPSC, UPSC का थोड़ा मोड़ा 1-2 लाएंगे जो सेम रिलेटेड हो, क्योंकि देखा गया है स्टेट PCS जो है ना, UPSC का कोई इजी वाला जो होता है उसको भी ग्रैब कर लेती है और उसको भी वो दे देती है, ठीक है। तो हम 2 दिन बाद क्वेश्चंस मेरा तैयार हो चुका है, हम लेके आएंगे, वी विल सॉल्व। तो मेरा आप लोग से आग्रह है कि आप लोग अभी तक जितना पढ़े हैं, जितनी स्लाइड्स देखे हैं, एक बार उसको एक बार अच्छे से देख लीजिए, और घर जाके जो भी स्लाइड्स मिलता है याद करिए कि हाँ मैम इसमें क्या बताई थी, इसमें क्या बताई थी, उसको शॉर्ट नोट्स में बना लीजिए, लिख लीजिए, तो बढ़िया रहेगा। और अपने आप से आप धोखा कर रहे हैं, अगर नहीं लिख पा रहे हैं ना, तो ये बहुत अनफॉर्चुनेट बात है, ठीक है। आप अपने आप को चीट कर रहे हैं, या दूसरी बात आप लोग सीरियस नहीं है, बस टाइम पास के लिए आए हैं, ठीक है। देख लीजिए आप लोग को अपना लाइफ से क्या चाहिए। चलिए फोकस करते हैं।
आप लोग को सिलेबस दिख रहा है? बहुत छोटा, रुकिए। हाँ, देखिए सिलेबस एक बार फिर से। ग्रुप बी लाइफ साइंसेज हम लोग पढ़ रहे हैं। सेक्शन 1 था आपका क्या? लिविंग वर्ल्ड, कर लिया हमने? ठीक है। सेल स्ट्रक्चर एंड इट्स फंक्शन कर लिया हमने? जितना स्लाइड्स दिए हैं उसको जाके बैठिए, एक एक स्लाइड्स को देख के जो भी शॉर्ट नोट्स आपको समझ में आ रहा है अपनी भाषा में उसको लिखिए। स्लाइड 1 खोला, स्लाइड 2 खोला, उसको कंपाइल करिए। ठीक है, एक तो राइटिंग प्रैक्टिस होगा और डेली हाफ एन आवर दीजिए। पेंडिंग छोड़ेंगे नहीं होगा। हम आपसे बायो के लिए सिर्फ हाफ एन आवर मांग रहे हैं। हाफ एन आवर का क्या होगा ना, ये प्रैक्टिस पूरा एक्यूमुलेट होगा। सोचिए आपने फिर हर दिन अगर हाफ आवर दिया है तो एग्ज़ाम पहुँचते पहुँचते आपने कितना उसको दे दिया होगा? 30 दिन भी दिया है तो 15 घंटा। ठीक है, तो बहुत ही अच्छा हो जाएगा और राइटिंग स्किल अच्छी हो जाएगी और कोई भी आपका पेपर देखेगा ना आपको मार्क्स देगा। यहाँ पे आपका बेस तैयार हो गया है, सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन हो गया है। डाइवर्सिटी में हम लोग अंतिम चरण पे हैं। ठीक है, अब जो अगला सप्ताह या 2-3 दिन बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे, एक ये इम्पॉर्टेंट जो एस्पेक्ट है, यहाँ देखिए एनिमल हॉर्मोन्स जो आप लोग को हम पहले ही से बता रहे थे, ये क्वेश्चन आया हुआ था इसलिए ये भी एक मेजर पोर्शन है। ये कंप्लीट होने के बाद इसी सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन का एक टुकड़ा यहाँ है, सेल रिप्रोडक्शन, कोशिकीय विभाजन कैसे होता है, इसके टाइप्स क्या हैं। तो आपको सेल समझ में आएगा तभी तो। ये सब जो अभी इसके बाद आने वाला है ना, ये आपका भी ये जो बेसिस बना है उस पर निर्भर करता है। अगर आप अभी इसको टाइम नहीं दिए, हम टाइम टू टाइम वार्निंग दे रहे हैं। देखिए, किसी व्यक्ति से पूछा गया था, 2 व्यक्ति थे, दोनों को पेड़ काटने के लिए बोला गया 6 घंटे में, दोनों को सेम कुल्हाड़ी दी गई। ठीक है, एक आदमी क्या किया, बैठ के पेड़ पे मारना शुरू कर दिया, लेकिन जो दूसरा व्यक्ति था ना वो 4 घंटा लगाया सिर्फ धार को तेज करने में। 4 घंटा, बोला एक ही वार से फिर वो काट दिया। तो अपने आप को धारदार करिए। अगर ये फाउंडेशन नहीं रहा ना तो आगे का नहीं हो पाएगा। अब देखिए यहाँ पे प्रोटीन्स के बारे में है। अब प्रोटीन्स यहाँ है तो प्रोटीन सिंथेसिस यही पढ़ना चाहिए था हम लोग को, लेकिन आपको समय दे रहा है, मतलब ये सिलेबस भी प्रोटीन के बाद प्रोटीन सिंथेसिस कैसे होता है, जो आपको हम स्टार्टिंग में ही समझाए हैं। एक बेसिक दिए ना, डीएनए से आरएनए, आरएनए से प्रोटीन, इतना तो पता चल गया है ना। तो वो चीज़ यहाँ पे है। अगर आप रिवीजन नहीं करेंगे लास्ट में सब गोल हो जाएगा। ठीक है, आप क्या ये बात बोलना चाहते हैं कि आप उतने कैपेबल नहीं हैं? ये बात सुनना चाहते हैं किसी से? तो मेहनत क्यों नहीं कर रहे हैं? हमको नहीं दिख रही है मेहनत। सिर्फ 1-2 बच्चा लोग हैं जो सीरियस कैंडिडेट है, बाकी कोई नहीं है। एनीवेज, इसके बाद देखिए यहाँ ये जो पोर्शन है ना, ये सबसे टफ पोर्शन हो जाता है नॉन बायोलॉजिस्ट लोग के लिए, लेकिन आपके लिए इजी हो जाएगा अगर आप यहाँ पे पूरा ध्यान देंगे, यहाँ पे ध्यान देंगे। ठीक है, चलें आगे। सिलेबस देख लिए, ये सब ख़त्म करना है। देखिए डीएनए का स्ट्रक्चर भी आपको देखना है, जो हम ऐसे ऐसे करके बना देते हैं वो है क्या, वो भी देखना है, वो भी डिटेल में देखना है आपको। ठीक है, फिर मेंडल का सिद्धांत देखना है। ठीक, अब मेंडल सोचिए, मेंडल भी ऐसा नहीं है मतलब कि 4-5 चीज़ वो पढ़े थे। एक महान आदमी बनने के लिए बहुत सारे सब्जेक्ट्स का ज्ञान होना चाहिए। जेपीएससी के सिलेबस में आपको साइंस पढ़ना पड़ रहा है, आप लोग एसएसटी पढ़ के ग्रेजुएट हुए है कि नहीं, बात समझिए। मेंडल भी क्या थे, वो चर्च में पादरी थे, फादर थे, और वो बॉटनी भी पढ़े थे, मैथ्स भी पढ़े थे, और साथ में सामाजिक कार्यकर्ता भी थे वो। ठीक है, तो आप लोग भी अपने आप को चतुर्मुखी बनाइए, तब जाके होगा।
ये सिलेबस के बाद देखिए ये सब का क्रक्स है यहाँ पे, थ्योरीज ऑफ इवोल्यूशन ऑफ लाइफ ऑन अर्थ इंक्लूडिंग ह्यूमन इवोल्यूशन। यहाँ अलग से मेंशन किया हुआ ह्यूमन इवोल्यूशन, और ये क्वेश्चन आया भी है ना, ह्यूमन इवोल्यूशन को एक्सप्लेन करें। देखें ये क्वेश्चन, कोई बताएगा ह्यूमन इवोल्यूशन में क्या बताना चाहिए? हाँ वो तो बात है, ह्यूमन इवोल्यूशन मतलब आदमी कैसे इवॉल्व कर गया, लेकिन क्या? बंदर से आदमी कैसे आया? नहीं, ह्यूमन इवोल्यूशन बोल रहा है, बंदर तो बहुत पीछे हो गया। हाँ, आपको एक एक नाम याद करना है। सबसे पहला मानव कंकाल जो मिला था कहाँ पे मिला था? अभी भी लोगों को पुराना मिला है। तो मानव कंकाल मतलब क्या हुआ था? जब हम लोग चिंपैंजी से, बंदर से इंसान तो बन गए थे, तो उस टाइम के जो मानव थे वो सब दब गए फॉसिल्स में। फॉसिल्स जानते हैं ना, क्या बोलते हैं हिंदी में? जीवाश्म, ठीक है। तो उसको जब खुदाई किए तो मिला, फिर कार्बन डेटिंग करके पता के लिए कितना पुराना है। तो एक जो मिला था उसका नाम है ड्रायोपिथेकस, ये नाम याद करना होगा आपको, ऑस्ट्रेलिया से मिला था। और एक हिमालय पहाड़ के पास में मिला था, उसका नाम रख दिया गया था रामापिथेकस, ठीक है। रामापिथेकस, ड्रायोपिथेकस, ऑस्ट्रेलोपिथेकस अफ्रीकानस, होमो हैबिलिस, होमो इरेक्टस, होमो निएंडरथल, होमो सेपियंस फॉसिल्स एंड देन होमो सेपियंस सेपियंस। इतना नाम सुन लिए, ये सब आपको पढ़ना है और आप लोग को सब याद रहेगा, बशर्ते आप ध्यान देंगे। और ये नाम वो याद करना टफ नहीं है, ठीक है। तो आपको हम बस प्रारूप बता रहे हैं कि आगे क्या आने वाला है। आप लोग सिंसियर हो जाइए, हम यही देख रहे हैं कि कितना लोग बायो को टाइम दे रहा है, तो फिर हम क्यों मेहनत करेंगे। आप हमसे बता दीजिए कि आपको नोट्स चाहिए तो हम नोट्स भी दे देंगे, और ये पढ़ाएंगे नहीं। हाँ पढ़ाएं। हाँ, कौन कौन कह रहा है कि पढ़ाइए और दूसरा लोग कह रहा है कि बस नोट्स लिखवा दीजिए? नोट्स लिखवा दीजिए, हाथ उठाइए, समझा दीजिए। हम नोट्स में के लिए मेहनत करेंगे। आप जो टिप्स दे रही हैं, कीवर्ड्स दे रही हैं, तो नोट्स आधा इसमें दे ही दे रहे हैं स्लाइड्स में, उसको जाके हम घर पे होमवर्क करेंगे। हाथ उठाइए, ठीक है। कल जो क्वेश्चन दिए हैं किया हुआ होना चाहिए। फर्स्ट थिंग आई विल चेक इन द मॉर्निंग। चलो, इसके बाद हमको एग्रीकल्चर में भी घुसना है। आप देखिएगा इसका आंसर यहाँ पे कैसे एप्लीकेबल होगा। अब यहाँ पे बात हो रहा है कन्वेंशनल फूड एंड हॉर्टिकल्चर। अब यहाँ पे हम बात करेंगे जब कि सॉइल फर्टिलिटी और ये सब की बात करेंगे, ऑर्गेनिक्स, ये ऑर्गेनिज्म की बात करेंगे, तो सॉइल में क्या क्या रहता है। आप बोल सकते हैं ना कि नॉस्टॉक को डाल दीजिए वो फर्टाइल हो जाएगा। बायोफ्यूल का कॉन्सेप्ट लिख पाइएगा, वही एल्गा, साइनोबैक्टीरिया, तो उसको लिखिएगा तो कितना अच्छा रहेगा, बताइए। तो ये होता है क्वेश्चन को इन्हांस करना, क्वेश्चन की क्वालिटी को इन्हांस करिए। वही घिसा पिटा मत लिखिए, हाँ ये हो गया वो हो गया। शैवाल डालेंगे, कौन सा शैवाल डालेंगे? ये वाला शैवाल डालेंगे। कौन सा साइनोबैक्टीरिया डालेंगे? तो ये वाला साइनोबैक्टीरिया डालने से बायोफ्यूल जो है बहुत सारे देशों में इसकी प्रैक्टिस की जा रही है। भारत को भी अपनाने से, भारत भी अपनाएगा तो उसके लिए अच्छा रहेगा। ये सब आप लिखिएगा तो बोलिए आपको मार्क्स मिलेगा कि नहीं मिलेगा। और ऑर्गेनिज्म का नाम लिख दिए, इतना भारी भारी नॉस्टॉक याद कर लिए एक दो, तो हम आपको बीच बीच में क्वेश्चन फ्रेम कराएंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। एग्रीकल्चर में जल्दी पहुंचिए। चलिए, जो पशु जगत है हम लोग उसी को देख रहे थे। हम लोग ने देखा दो विभाग है, विभाजन है, पृष्ठ रज्जु जिसमें है और जिसमें नहीं है, ठीक है। जिसमें पृष्ठ रज्जु नहीं है उसमें 9 टाइप्स के संघ मौजूद हैं। क्या क्या हैं? पॉरीफेरा, निडेरिया, टिनोफोरा, प्लेटीहेल्मिन्स, एस्केहेल्मिन्स, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का एंड काइनोडर्माटा। ये 9 हैं। हम लोग इसमें से क्या क्या देख लिए थे? पॉरीफेरा और निडेरिया देख लिए थे, टिरोफोरा भी लगभग टच कर लिए थे। पॉरीफेरा
ऐसे जानवर हैं जो एक जगह से दूसरी जगह चल के जा सकते हैं, है ना? हाँ, गुड, जगा हुआ है सब। ये पहले जानवर थे जो अपने जगह से हिल नहीं सकते थे, तो फिर कुदरत को लगा रहे ये तो अपना कोई बचाव कर नहीं सकता है, थोड़ा सा इसको चलयमान बना देते हैं। तो जो दूसरा ग्रुप हम लोग रखे हैं निडेरिया, इसमें कुछ चलयमान हैं और कुछ चलयमान नहीं है। किसी में लोकोमोशन, जो लिखने वाले चलयमान को लिखिएगा, लोकोमोशन शो करता है और लोकोमोशन शो नहीं करता है, ठीक है? तो निडेरियंस में अब अचानक से थोड़ी होगा, ये नहीं चल रहा था तो अचानक से ही दौड़ने लगेगा। कुछ प्रजाति इसमें चलयमान है और कुछ अचलयमान है। कुदरत ने बहुत सारी एक्सपेरिमेंट्स किए हैं। वो जानवर, मतलब जो भी पॉसिबिलिटी है, देखो पहले उसको एक जगह जोड़ के रखा, मतलब कहीं से हिलने नहीं दिया, तो कुदरत ने एक्सपेरिमेंट किया कि कुछ को चलयमान बनाया, कुछ को नहीं चलयमान बनाया। उसमें से जो सरवाइव कर गए स्पीसीज, उसको हम आज देख पा रहे हैं। बहुत सारे, आगे आप देखिएगा, पहली मछली जो थी ना, उसका बोनी फिश था, मतलब उसका स्केलेटन बहुत हेवी था, तो बेचारी इतनी भारी हो गई थी कि वो हमेशा समुद्र के एकदम नीचे रहती थी, तो ऑक्सीजन नहीं मिल पाता था उसको। उसका कंकाल मिला है हम लोग को, बहुत बड़ा। तो कुदरत, आर्मर फिश हम दिखाएंगे जब हम लोग रीढ़ की हड्डी वाले जानवर में आएंगे। तो कुदरत ने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए। साइंस इज ऑल अबाउट पॉसिबिलिटी, है ना? लेकिन कुदरत में हर चीज़ सरवाइव नहीं कर पाया, इसीलिए एक्सपेरिमेंट बोलते हैं। सफल होगा कि नहीं होगा, जब सफल हो जाएगा तब बोलेंगे। तो कुदरत ने भी बहुत सारे जीव जंतु बनाए, लेकिन उनका समय जो था कुछ ही टाइम तक रहा। जैसे डायनासोर, हम लोग ने कभी डायनासोर देखा है? नहीं देखा है। कुदरत ने बनाया, एकदम भीमकाय बना दिया। धरती पे वो राज कर रहे थे एक पीरियड के लिए, कितने मिलियन ईयर्स तक राज किए, लेकिन उल्का पिंड गिरा, एक थ्योरी यही कहती है। उसके बाद अभी क्यों नहीं है डायनासोर? है डायनासोर का शॉर्ट रूप, वो रेप्टाइल्स है। उस टाइम बर्ड्स और ह्यूमंस आए नहीं थे। जब नए स्पीसीज आ जाते हैं तो पुराने स्पीसीज को थ्रेट हो जाता है। ऐसा थोड़ी है कि हम लोग सिर्फ पढ़े हैं आगे जाके मैमल्स, तो उसके बाद और कोई नहीं आएगा, नया स्पीसीज आएगा और हम लोग को खतरा होगा, ह्यूमंस पे खतरा होगा, और ह्यूमंस या तो मिट जाएंगे या उनके साथ सामंजस्य में रहेंगे, ठीक है? जैसे अभी बोला जा रहा है, दो तरह की ह्यूमन प्रजाति बनने जा रही है। एक जो गर्मी को टॉलरेट कर सकते हैं, हाई टेम्परेचर, एक और कुछ जो सिर्फ और सिर्फ कोल्ड रीजन में मिलेंगे। और ये दोनों अलग हो जाएंगे, इतने अलग हो जाएंगे कि इनमें प्रजनन की संभावना नहीं रहेगी, पॉसिबल ही नहीं है, ऐसा हो जाएगा। ये अनुमान लगाया जा रहा है। तो बॉडी को जितना टॉलरेंट बनाइएगा, मतलब ये इवोल्यूशनरी बायोलॉजिस्ट बोल रहे हैं ऐसा। होमोथर्मल्स बोलने वाले हैं उसको। तो ये अभी नहीं होने वाला है, लगेगा 1-2 करोड़ साल, तो तब तक जिए, है ना? तो अभी देखिए, देख रहे हैं ना टेम्परेचर कितना बढ़ रहा है। एनीवेज, तो पॉरीफेरा में सब सेसाइल है। सेसाइल मतलब मूव नहीं कर सकता है, नो लोकोमोशन। वर्ड लिखिए सेसाइल, इंग्लिश वाले। हिंदी वाले लिखिएगा चलयमान जानवर नहीं होता है, ये अचलयमान है, ठीक है? इसमें कोई भी एक जगह से दूसरी जगह ये नहीं जा सकता है, एक ही जगह रहता है, स्थिर रहता है। अब निडेरिया में क्या था? ये कुछ चलयमान कुछ अचलयमान, ठीक है? चलयमान का एग्जाम्पल जेलीफिश, और अचलयमान सी एनेमोन या एडम्सिया, है ना? सी एनेमोन चाहे एडम्सिया। दिखाते हैं क्या है। हमने बताया था, इसमें आपको फोटो भी बनवाया था। ऑस्टिया और ऑस्क्यूलम, मतलब बोलिएगा कि पानी एक तरफ से घुसता है। और कैसे लिखिएगा? पॉरीफेरा के लिए क्या लिखिएगा? पॉरीफेरा जगत जो है, पहले जानवर थे जो कि बहुकोशिकीय थे, ठीक है? दीज वर द फर्स्ट एनिमल्स टू हैव मल्टीसेलुलैरिटी। ये पहले प्राणी थे जो क्या बोलेंगे, पशु थे जो कि
बहुकोशिकीय थे, है ना। लेकिन ये एक स्थान पे स्थिर रहते थे और अचलयमान होते हैं। ठीक है, इस तरीके से 1-2 पॉइंट बना के, बिंदु बना के लिख लिए शॉर्ट में। नेक्स्ट क्या लिखे आप? हाँ, इनमें नर्वस सिस्टम नहीं होता है। ठीक है, इनमें नर्वस तंत्रिका तंत्र मौजूद नहीं होता है। ये बहुत ही साधारण रूप थे जानवरों के, प्राचीन जानवरों के। ठीक है, समझ रहे हैं? ये लिख सकते हैं। और क्या लिख सकते हैं पॉइंट? हाँ, हिल नहीं सकते, स्थिर रहते हैं। हाँ, ये तो लिखा है आपको। ये हंटिंग नहीं कर सकते, ये शिकार नहीं कर सकते थे। ये पानी के बहाव पे निर्भर करते थे। पानी की बहाव से ही जो भी जीव जंतु, कीट इनके शरीर के अंदर घुसती, छिद्र से घुसती तो उसी से ये अपना पेट भरते हैं। ठीक है, ये लिखिएगा। इनके शरीर के ऊपर में बहुत सारे छोटे छोटे छिद्र मौजूद होते हैं, जिसको ऑस्टिया कहते हैं। सुन लीजिए, समझ लीजिए और उसको लिख लीजिएगा। हम 5 मिनट बोलेंगे, 1-2 मिनट बोलेंगे, आप रुक के लिख लीजिएगा जो भी याद है। ध्यान से सुनिए। हिंदी वाले पहले सुन ले, इंग्लिश वाले फिर सुन ले। क्या बोलेंगे? ये पशु जगत के पहले प्राणी थे जो कि बहुकोशिकीय थे। दूसरा, इनके शरीर की संरचना अगर देखी जाए तो इनके पास छोटे छोटे छिद्र मौजूद होते हैं, जिससे पानी घुसता है और उस पानी में जो भी कीटाणु, जीवाणु होते हैं, उनका ये सेवन करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट, ये क्योंकि ये अचलयमान होते हैं, स्थिर होते हैं। ठीक है। जनरली इसमें, सामान्यतः इसमें स्पंजेस आते हैं। उदाहरण के रूप में स्पंजेस, क्या लिखिएगा? हाँ, स्पंज को स्पंज ही लिखिएगा। ठीक है। एग्जाम्पल क्या क्या लिखाए थे? स्पॉन्जिला, है ना, या साइफा, 1-2 है, एक ही लिख दीजिएगा ना, स्पंज भी लिख दीजिएगा, छोड़ दीजिएगा। ठीक है। और क्या लिखेगा? जापानी सभ्यता में इसके कंकाल को शादियों में तोहफे के रूप में, भेंट के रूप में दिया जाता है, जिसे बहुत ही महंगा मिलता है। ये सिर्फ एक कल्चरल, क्या बोलेंगे, सिंबल है ना, कल्चरल सिंबल है। क्या बोलेंगे इसको? हाँ, संस्कार चिन्ह, क्या? हाँ, संस्कृति का रूप है ना। ये बोल दिए, लिख दिए। मैडम पानी पीजिए, सोइए मत। हेलो, पानी पीजिए। दो जी, इसको कोई पानी दो, जिसको नींद आ, पानी पियो। ठीक है, ये 5 पॉइंट लिख लिए, काफ़ी है। अब पॉइंट वाइज लिखिए, खत्म। इससे ज़्यादा क्या करना है? अब इंग्लिश वाले क्या लिखेगा? दीज आर द फर्स्ट मल्टीसेलुलर एनिमल्स, दे आर sessile in nature, that is no locomotion is observed. ठीक है, no locomotion is observed. Their body is porous in nature. The water enters through the pores and they feed all the planktons or microorganism present in that. लिख लोगे? ठीक है। और क्या लिखोगे? इट इज़ गिवन एज अ वेडिंग गिफ्ट इन मैनी कल्चर्स लाइक जापानीज कल्चर। ठीक है, हो गया। एग्जाम्पल स्पंजेस, खत्म। 5 लाइन हो गया। डायग्राम बना दोगे, लिख दिए, हो गया, और लेबल कर दो, खत्म काम। इससे ज़्यादा नहीं करना है। संदीप बहुत अच्छा लिखा था, दिखा देना संदीप। ठीक है, सबको एक बार दिखा देना। ठीक, 5 लाइन हम आपको डीप पढ़ा रहे हैं, उसमें से छांट के आपको लिखना है। चलिए, लिखना शुरू करिए। हिंदी अंग्रेजी वाले खुद से लिखिए। एक और चीज़, हिंदी वाले एक और चीज़ लिख सकते हैं, इस जानवर में स्त्रीलिंग पुल्लिंग का कोई विभाजन नहीं है। क्यों? क्योंकि ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से रिप्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, रिप्रोडक्शन इज
यूजुअली एसेक्सुअल, यूजुअली जोड़ दीजिएगा, मतलब सामान्यता इसमें असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। एसेक्सुअल को एसेक्सुअल ही लिखेंगे ना, इस बुक में तो यही दिया हुआ है, एसेक्सुअल को एसेक्सुअल। अच्छा लिखा दीजिए भाई, है ना। तो इसमें क्या होता है, मेल फीमेल नहीं होता है, इसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। तो कुदरत को लगा कि भाई ऐसे कैसे काम चलेगा, ठीक है। अभी आप देखिएगा नर और मादा अभी नहीं आया है इसमें, अभी सेक्सेस आर नॉट सेपरेट। नर मादा का भी जानवर, ये पहला जानवर था ना, इसमें नर मादा का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। अब देखिएगा कि कहाँ से नर मादा का कॉन्सेप्ट शुरू हुआ है, ठीक है। अब सवाल आ जाएगा नर और मादा पहली बार किस संघ में देखा गया। ऑप्शन दे देगा पॉरीफेरा, निडेरिया, प्लेटीहेल्मिन्थ्स, फिशेस। फिश मत मारिएगा, पढ़िए, इसीलिए पढ़ा रहे हैं। लिख लिए? और क्या लिखिएगा इसमें? हाँ लिख सकते हैं, ऐसे जनरली लचीला, हाँ बोल सकते हैं। कुछ सॉलिड होते हैं, कुछ लचीले होते हैं। ये अब आपके ऊपर है, कुछ पॉइंट्स बना के उसको भरना चाहें। हम आपको क्रक्स दे दिए, है ना, ठीक है। पॉरीफेरा कंप्लीट हो गया नोट्स। आगे चलिए नेक्स्ट लिखिए निडेरिया। अब फोटो कैसे बनाएंगे, बताए थे ना, ऐसे बना के, ऐसे कवर और इसमें से छेद बनाए थे, छिद्र बना दीजिएगा और इसमें लिखिएगा क्या, ऑस्टिया, और जो बीच वाला है उसको बोले ऑस्क्यूलम। वेरी गुड। पानी ऑस्टिया से घुसता है, ऑस्क्यूलम से निकलता है, ये भी लिख दीजिएगा। लिखवाए थे ना, उसको वहीं पे सजा लीजिए। नोट्स लिखवा रहे हैं आप लोग को, बताइए। लिखिए, अब हो गया। नेक्स्ट संघ लिखिए, नेक्स्ट फाइलम निडेरिया। इसी को क्या बोलते हैं, सिलेंट्रेटा। निडेरिया या सिलेंट्रेटा। सिलेंट्रेटा को सिलेंट्रेटा ही लिखते हैं, देखिए यहाँ लिखा हुआ है संघ सिलेंट्रेटा। और उसमें ये भी लिखिएगा सभी पशु, ये पॉरीफेरा में सभी पशु क्या होते हैं, समुद्री होते हैं। ऑल द ऑर्गेनिजम्स आर मराइन, ठीक है। अभी एक भी पशु बाहर नहीं निकला है, कब निकलना शुरू होगा बताएंगे। ये समुद्री जीव हैं, लिख दिए ना, तो पॉरीफेरा में भी ये भी समुद्री है, देखिए। अब देखिए वो तो बेचारा पॉरीफेरा जो था वो डिफेंसलेस था। कोई मछली आता था उसको क्या बोले, उड़ के चला गया, कुछ नहीं कर पाया। तो भगवान बोला अरे ऐसा हो रहा है। कुदरत ने क्या अगला जो संघ बनाया निडेरिया, उसका पूरा नोकीला दांत वात दे दिया, उसमें पॉइजन भी दे दिया, मतलब पटाख से मारेगा, आपको कांटा लगेगा, ठीक है। मरिएगा नहीं इससे, लेकिन जेलीफिश से मर जाइएगा। जेलीफिश इसी में आता है। जेलीफिश देखे ना, कौन कौन देखा है जेलीफिश? यहाँ देखा। समुद्र के किनारे कौन कौन गया है अभी तक? तो जेलीफिश नहीं देख पाए। अच्छा, एक्वेरियम फिश ये सब गए हैं? कोई क्या बोलते हैं, फिश एक्वेरियम, सब जो मछली घर टाइप का। यहाँ कुछ नहीं, इन लोग कहाँ रखेगा, इन लोग खाली 2-3 छोटा मांगूर उंगूर डाल के रख देता है। उतना तो गांव का खेत में आप देख लीजिएगा, उसका पैसा ले लेता है। कितना लेता है जी? 10 रुपये टिकट। तो 10 रुपये में उतना ही ना दे। अब 20 रुपये हो गया। हाँ तो पार्क में कम घूमे, एग्जाम आ रहा है, ठीक है ना। तो 20 रुपये में क्या दिखाएगा वो? मांगूर ही दिखाएगा, है ना। उतना तो अपना खेत में देख लीजिएगा। ध्यान दीजिए कि मतलब कोलकाता में है एक्वेरियम, मछली घर है, बहुत अच्छा, उसमें भी आप जाके देख सकते हैं। और जो अब तक का बेस्ट मछली घर देखे हैं वो है सिंगापुर में। समुद्र के अंदर से ग्लास टनल बना हुआ है और हम पहली बार जेलीफिश और स्टार फिश को छुए हैं।
वो बहुत ही मज़ा आया था हमको देखने के, क्योंकि हम जीव विज्ञान से हैं, मेरे काम का चीज़ होगा तो हम इंटरेस्ट लेंगे ही। हमने सभी जानवर को एक्सप्लोर किया है, बहुत अच्छा लगता है ये सब चीज़। एक सौभाग्य मिला, कैसे मिला? मेहनत किए तब मिला, ठीक है। और हम बहुत साधारण परिवार से आते हैं। आप लोग भी मेहनत करिए, कुछ ना कुछ होगा ही, अधिकारी बने, फिर ट्रिप पे जाइएगा और ज़रूर जाइएगा। कोशिश करिए, अपने लिस्ट में लिख लीजिए, सिंगापुर जरूर जाएंगे और मछली घर जाएंगे, और वहाँ जाके अच्छा यही जानवर देखे थे, इसको पढ़े थे, एग्जाम में लिखे थे, तो हम अधिकारी बन गए, ठीक है। चलिए आते हैं यहाँ। ये जेलीफिश जो होती है ये मूव करती है, चलायमान होती है। देखिए इसमें क्या होता है ना, भगवान रिस्क ले रहा था, क्या किया, बोला अच्छा ऐसे कैसे करें, कुछ को हम चलायमान बना दें, कुछ को अचलायमान बना दें। और एक जानवर में क्या करते हैं ना, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन कर देते हैं। एक पीढ़ी जो होता है वो पीढ़ी जो होगी वो अचलायमान रहेगी, और उसकी जो अगली पीढ़ी होगी वो चलायमान होगी। फिर चलायमान जब प्रजनन करेगी तो वो फिर अचलायमान होगी, और फिर जो अचलायमान प्रजनन करेगी तो फिर चलायमान होगी। तो इसी को बोलते हैं अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। इसमें यही होता है, ठीक है। यहाँ देखिए कहीं लिखा हुआ रहेगा, कहाँ है, हाँ देखिए यहाँ पे वो नाइडेरिया जिनमें दोनों, अच्छा देखिए इसमें दो, जो अचलायमान होगा उसको क्या बोलेंगे, देखिए यहाँ से पढ़ते हैं, इंग्लिश वाला देख लेते हैं फिर हिंदी पे आते हैं। हाँ देखिए, पॉलिप स्थावर होती हैं तथा बेलनाकार होती हैं। हाइड्रा, मेडुसा छतरी के आकार का होता है, मुक्त प्लावी होता है, ठीक है। तो जो जनरेशन अचलायमान है उसको हम क्या बोले, पॉलिप, पॉलिप बोले। और उसका अगला जनरेशन जो बेचारा तैर सकता है उसको क्या बोले, मेडुसा, ठीक है। मेडुसा जानते हैं, एक भगवान का नाम